अच्छा अच्छा बच्चों, अब सब लोग अपना और सुनो। देखो, अब एक दफा ये जो अकाउंटिंग का पूरा साइकिल है, उस एक साइकिल को एक दफा समझ लो और सुन लो, बल्कि समझ के आ लो। समझ तो आती है आपको कि किस तरह से था। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी अकाउंटिंग का सबसे पहली बात शुरू हुई किससे? जर्नल एंट्रीज से। बल्कि मैं इसको जर्नल नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा जर्नलाइजिंग से। अब तुम लोग कहोगे सर ये जर्नलाइजिंग या जर्नल में क्या फर्क है? तो जो लोग कॉमर्स से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह ये बात जानते होंगे कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक होता है जर्नल और एक होता है स्पेशल जर्नल। याद है? स्पेशल जर्नल बेसिकली जर्नल जो है, यूं कहा जाए कि अगर हम जर्नल्स की बात करें, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये सवाल एक हमारे बीकॉम में भी आप देखिएगा आता है स्पेशल जर्नल की हेडिंग में। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब जर्नल्स की बात की जाती है तो अकाउंटिंग में दो तरह के जर्नल्स हैं। एक जर्नल, ठीक है, और ये हम अभी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इसमें हर तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसका नाम है जर्नल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जर्नल होते हैं जिनको कहा जाता है स्पेशल जर्नल। नाम से जाहिर है स्पेशल का क्या मतलब होता है? खास। बाज बिजनेसेस में ना बाज ट्रांजैक्शन बार बार होती है, तो क्या होता है कि बार बार, मिसाल पर एक ट्रेडिंग बिजनेस है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या होंगे? परचेज होगी, सेल होगी, सेल होगी, सेल होगी, परचेज होगी, सेल होगी, सेल होगी, सेल होगी। कोई जरूरी नहीं है छोटा बिजनेस हो, बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर भी ऐसा होता है कि बास ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक एयरलाइन है, एयरलाइन वाले क्या करेंगे? सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या होगी? टिकट सेल होगी। कोचिंग सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है? फीस रिसीविंग की हो रही है। हर बच्चा फीस दे रहा है तो हर दफा नई ट्रांजैक्शन हो रही है जनरेट। लेकिन टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, तो वो तो महीने में एक या दो दफा ट्रांजैक्शन हो रही होगी। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या है? कोचिंग की फीस रिसीव हो रही है। तो इसी तरह हर बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ नौयत की ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। और उन्हीं ट्रांजैक्शन को अगर हम बार बार एक जर्नल में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए खास किस्म का एक अलग जर्नल डिजाइन कर लिया जाता है, जिसका मकसद होता है कि उस खास ट्रांजैक्शन को वहां पे क्या कर लिया जाए? रिकॉर्ड कर लिया। दुनिया भर में हर नेचर के हिसाब से स्पेशल जर्नल लातादार हो सकते हैं, उनको कोई अनगिनत है, उनको हम नहीं गिन सकते। लेकिन जितनी भी हम बात अभी कर रहे हैं वो हम अपने कोर्स के अंदर रहते हुए अगर करें तो हम स्पेशल जर्नल्स को दो हिस्सों में, दो ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो स्पेशल जर्नल जो रिकॉर्ड करते हैं फॉर कौन सी ट्रांजैक्शन? फॉर कैश ट्रांजैक्शन। और एक वो जो करते हैं रिकॉर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एक बीकॉम के बच्चे को या कॉमर्स के बच्चे को कम से कम इतना अंदाजा होना चाहिए कि जो इंटर की कोर्स से आपने पढ़ा है उन सब चीजों को एक जगह समूह के समझ सके। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर दो जर्नल आते हैं जिसको आपने माजी में पढ़ा था कैश बुक के नाम से, जिसको कैश जर्नल, और दूसरा पढ़ा था पेटी कैश बुक के नाम से या पेटी कैश जर्नल कहते हैं। जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर ये चार तरह के जर्नल्स थे। एक जो सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए है, सेल्स जर्नल। दूसरा उसी से रिलेटेड सेल्स रिटर्न जर्नल। और तीसरा जो है परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, या फिर परचेज रिटर्न जर्नल अभी हम बात कर रहे हैं तो उसको लिखते हैं। तो याद रखो ये वो जर्नल्स हैं जो बेसिकली हमें सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं इंटर लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक। और यही जर्नल्स हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इन्हीं में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? इसीलिए यहां मैं जर्नल नहीं लिख रहा, बल्कि मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया कि पहला स्टेप होता है जर्नलाइजिंग, चाहे वो जर्नल में हो चाहे वो किसी भी स्पेशल जर्नल में हो। आई बात समझ में? इसी के बाद अगला स्टेप होता है जिसमें हम बनाते हैं क्या? लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस बनता है। और आप देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस
इन तमाम चीजों की क्या होती है, समरी होती है। जिस तरह आपने देखा कि जब हमने वर्कशीट भी शुरू की तो हमारे पास क्या चीज दी हुई थी, ट्रायल बैलेंस थी। ट्रायल बैलेंस के बाद ऑब्वियसली साल का एंड आ जाता है और अब जो काम हो रहे हैं वो एंड में होते हैं। यानी क्या चीज शुरू होती है, यहां से शुरू होती है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट भी बनाए जाते हैं जर्नल के अंदर। एडजस्टमेंट के बाद जो है इसको कहा जाता है बाद औकात क्या, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्यों, क्योंकि ये एडजस्टमेंट से पहले बनता है और एंट्री के बाद फिर एक ट्रायल बैलेंस बनता है और इसको कहा जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और बाद औकात इसको एडजस्टेड के साथ साथ प्री क्लोजिंग भी कहा जाता है। प्री क्लोजिंग का मतलब होता है क्लोजिंग से पहले। इसी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद पास की जाती है क्लोजिंग एंट्रीज, जो बिजनेस का डिटरमाइन करती है प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद एक और ट्रायल बैलेंस बनता है या बनाया जाता है और उसको कहा जाता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या फाइनल ट्रायल बैलेंस। यानी इसमें तमाम, याद रहे कि ऊपर से जब शुरू हुए थे तो 5 अकाउंट चल रहे थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। यहां पांचों आए, यहां एडजस्ट होने के बाद भी पांचों आए, लेकिन क्लोजिंग में कौन क्लोज हो गए, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। क्लोजिंग एंट्री में क्लोज होंगे रेवेन्यूज और, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 3 अकाउंट आते हैं। कौन से, एसेट्स, लाइक एक्सपेंस क्लोज हो गए बेटा। क्लोजिंग में कौन सी क्लोज हुए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एसेट्स में क्लोजिंग में आया एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा, क्या चीज, ना वर्कशीट नजर आ रही है, ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ रहा है। बात यह है कि ये एक अकाउंटिंग से रिलेटेड प्योर अकाउंटिंग का प्रोसेस है जिसमें एंट्रीज कर रहे हैं। यहीं पे जहां पे ये ट्रायल बैलेंस है, इसी के साथ नथी हो जाती है कौन सी चीज, वर्कशीट और कौन सी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दरअसल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये लाजमी बनाया जाता है, लाजमी बनता है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद जो है ये हमें बाहर वालों को, जो मेन लोग होते हैं उनको अकाउंटिंग से हटकर प्रेजेंटेशन देनी होती है। यानी हर आदमी को तो अकाउंटिंग पता नहीं है, हर बिजनेस करने वाला तो डेबिट क्रेडिट नहीं समझता है, हर बिजनेस करने वाले को तो क्लोजिंग एंट्री एडजस्टमेंट का अंदाजा नहीं है। तो वो कैसे बिजनेस को ग्रैस्प करे, तो उसको दिया जाता है बना के किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसी चीज को मजीद हेल्प आउट करने के लिए क्या चीज आती है, वर्कशीट, जो कि अभी आप लोगों ने सीखी। ठीक है, इन्हीं के दौरान 2 और चीजें हमें अक्सर सवाल में आपने देखी होगी। एक आपसे पूछी जाती है हमेशा, क्योंकि यहां पर आपके साल का क्या हो गया, एंड हो गया। यहां से नया साल अगर शुरू होता है न्यू ईयर के, तो यहां पर 2 चीजों का आप नाम सुनते हैं जो बनाने आपको कहता था, रिवर्सिंग एंट्री। याद होगा रिवर्सिंग एंट्री मैंने सिखाई थी आप लोगों को बनाना, वीडियो में दिया था कि रिवर्सिंग एंट्री हमेशा साल के शुरू में बनाते हैं। इसी के साथ साल के शुरू में बनती है क्या, ओपनिंग एंट्रीज बनती है। यानी अब जब नया साल शुरू होगा तो हमें रिवर्सिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्री से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, सोचिए पूरा प्रोसेस करते हुए कहां तक पहुंच चुके हैं। यहां तक आप आ गए ना, क्लोजिंग एंट्री बना ली, वर्कशीट बना ली, और अभी हम जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना। लेकिन उसके दरमियान में उसी सवाल के अंदर आ जाता था क्या, रिवर्सिंग एंट्री। क्योंकि रिवर्सिंग एंट्री बेसिकली बिलोंग करती थी किससे, एडजस्टमेंट से या एडजस्टिंग एंट्री से। अगर नहीं देखा है तो काइंडली देख लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओपनिंग एंट्री उसी में है, ओपनिंग एंट्री भी उसी में है, लेक्चर में नहीं। ओपनिंग एंट्री बताने जा रहा हूं, ओपनिंग एंट्री मैंने नहीं बताई थी, मैंने बताने जा रहा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूं, उससे पहले छोटी छोटी चीजें जो है ना, क्या कहना चाहिए, वो आइटम खत्म करता है। तो अब ओपनिंग एंट्री आज का मेरा टारगेट है कि मैं आपको ओपनिंग एंट्री समझा दूं, किस तरह से बनाते हैं और क्या करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि वर्कशीट तकरीबन उन्हीं चीजों का मजमूआ है जो आप पीछे क्या कर रहे थे, सीखते हुए आ रहे थे। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप देखिए किस तरह से आज के बाद वर्कशीट का फायदा उठाना है। और एक वर्कशीट
आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मददगार होगी, यही वर्कशीट आपको क्लोजिंग एंट्री बनाने में मददगार साबित होगी, यही वर्कशीट आपको ओपनिंग एंट्री बनाने में भी मददगार साबित होगी। तो पहले अपनी बात को मुख्तसर रखते हुए ओपनिंग एंट्रीज पे काम करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि एक सवाल ऐसा आया जिसमें आप वर्कशीट बना चुके थे और अगले सवाल के रिक्वायरमेंट में ये था कि आप उसकी क्या प्रिपेयर कीजिए, ओपनिंग एंट्री प्रिपेयर कीजिए। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने जो सवाल क्लास में करवाया था तो क्या हुआ है, सबको मैंने कौन सा बोला निकाल के रखिए सामने, 2008 प्राइवेट का क्या सामने रखिए, वर्कशीट को सामने रखिए, 2008 प्राइवेट का वर्कशीट। प्राइवेट के वर्कशीट का सारा जो आपके पास है वो सामने रखिए और अब देखिए जरा, समझिएगा गौर से जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि क्या चीज है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि ओपनिंग एंट्रीज से क्या मुराद है और ओपनिंग एंट्रीज कब बनाई जाएगी और ओपनिंग एंट्रीज कैसे बनाई जाएगी। ये 3 सवाल जुड़े हुए हैं। क्या ख्याल है? ये बात तो आप खुद सोच सकते हैं ना, ओपनिंग एंट्री कब बनाई जाएगी बजाय मैं बताने के आप बता सकते हैं। यार की बात है, ओपनिंग एंट्री नाम से जाहिर है हमेशा साल के शुरू में बनाई जाएगी। आजकल के दौर में जहां कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है वहां पर ओपनिंग एंट्रीज तकरीबन खुद से बनाने का रिवाज खत्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर के अंदर वो एक सिस्टम में ऐसा एक मॉड्यूल प्रोवाइड कर दिया गया कि जैसे ही तुम क्लोजिंग का बटन दबाते हो तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो साल को क्या करता है, क्लोज करता है और सारे ओपनिंग बैलेंसेस को खुद ब खुद आगे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन लाजमी सी बात है वो खुद ब खुद फॉरवर्ड ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे किसी न किसी ने उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। तो बीइंग ए प्रोग्रामर आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर वो क्यों ला रहा है और अगर फर्स्ट करो कभी कोई सिस्टम गलत दे रहा है तो तुम्हें भी तो पता हो। तो बहरहाल बताने के लिए इस बात को समझिए जैसा कि है। अब याद रखिए जैसा कि मैंने कहा कि यूं बल्कि कह लीजिए, अगर जरा ज्यादा यूं कर लूं कि वर्कशीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं यहां से लिंक कर देता। क्लोजिंग एंट्री बनने के बाद हमने क्या बनाई है, वर्कशीट बनाई है। तो जनाब बेसिकली देखा जाए कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है क्या चीज, ओपनिंग एंट्री। तो बेसिकली यहाँ पर सारे अकाउंट्स क्या हो चुके थे, कौन से अकाउंट्स रह गए थे और कौन से क्लोज हो चुके थे। जैसा कि मैंने कहा कि क्लोजिंग में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तो क्लोज हो गए थे। तो इस बारे में रह कौन से गए थे, सिर्फ एसेट्स। यानी क्या होगा कि इस साल के जो रेवेन्यूज थे, इस साल के जो एक्सपेंस थे वो कभी भी आगे शिफ्ट नहीं होंगे। हर साल के रेवेन्यूज, हर साल के एक्सपेंसेस उसी साल में क्लोज होके खत्म हो जाएंगे। तो अगले साल की पहली तारीख को कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी, वो रिकॉर्ड होंगी एसेट्स, एसेट्स क्यों रिकॉर्ड होगा, सोचो जरा। जितना कैश इस दफा बच गया एंडिंग में वो अगले साल का क्या होगा, जितना रिसीवेबल तुम इस साल नहीं कलेक्ट कर सके वो तुम अगले साल कलेक्ट करोगे, जितनी लायबिलिटीज तुम इस साल पे नहीं कर सके वो अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर के शुरू में बुक्स के अंदर पिछले साल के एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर के इन्वेस्टमेंट को शो होना चाहिए। एग्रीड? तो ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए जब आपके पास जब भी आता है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम लिखिए। सेकेंड लाइन में आप लिखिए ओपनिंग एंट्रीज और मैं 2008 प्राइवेट करवा रहा हूं उसके मुताबिक आप जो भी एयर आप करेंगे। अब वैसे तो आप लोगों को जो मिलेगा वो तो जनवरी 1 2021 या जनवरी 1 2022 डेट ऐसे देगा आपको। तो जनवरी 1 डाल के जो भी एयर है वो एयर यहां मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब जरा सामने रखिए 2008 प्राइवेट का वर्कशीट, एक मिनट तक सुनिएगा। अब आप हर आइटम को नहीं देखिए। अगर भरपूर किस्म की वर्कशीट बनी हुई है तो अब आपको पता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस किस कॉलम में थे, वर्कशीट के नहीं, वर्कशीट के किस कॉलम में थे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट थे। वो तो साल के आखिर में क्या हो गए। तो ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए
इसलिए सिर्फ आपको नजर दौड़ानी है या नजर की अपनी रखना है, वो सिर्फ किस पर रखना है, एग्रीड। तो सबसे पहला आइटम होगा आपकी बैलेंस शीट में कैश, और उसका बैलेंस मौजूद है कितना, 1200, एग्रीड। कैश के बाद अगला आइटम ऑफिस सप्लाईज। जब एक कोशिश कर सकते हो तो कर लेना कि तरतीब जरा सेट रखो, लेकिन क्योंकि अगर कैश के बाद अगर ये ध्यान जरा रखना, कैश के बाद आता है बैंक, बैंक के बाद आता है रिसीवेबल, उसके बाद आता है रिसीवेबल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद आता है आपके पास प्रीपेड। ये तरतीब अगर कभी मेरी जैसे बता रहा हूं अब कहां से, जो लिस्ट ऑफ अकाउंट पहला चैप्टर दिया था जिस तरतीब से उसमें लिखा हुआ है, कोशिश करना कि उस तरतीब से लिखोगे तो एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले एसेट्स होते हैं, फिर लायबिलिटीज और कैपिटल आते हैं, समझते, एसेट्स डेबिट में, लेकिन एसेट की तरतीब से पहले करंट एसेट, करंट एसेट में फिर कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, उसके बाद सप्लाईज, उसके बाद प्रीपेड या एडवांसेस, फिर फिक्स एसेट, और उसके बाद उसके अलाउंसेस, फिर लायबिलिटीज और फिर कैपिटल। लेकिन इस वक्त अगर जैसे भी है, अगर नहीं लिए तो आप जैसा तफसीलें बता दीजिए, हो सकता है अकाउंट रिसीवेबल इस सवाल में ना हो। बताइए, ऑफिस सप्लाईज कितना, 500, नेक्स्ट वन, सही व्यू आ रहा है, नजर आ रहा है उसमें, देखा जा रहा है, अच्छा, फिर प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 2000, देन फर्नीचर, ओके, कितना, 10,000। अभी क्रेडिट वाले बनेगा, पहले डेबिट पूरा भरना चाहिए, और डेबिट का कोई और आइटम, डेबिट का कोई आइटम नहीं बचा, डेबिट के सारे आइटम हो गए, डेबिट के आइटम है ना, पेमेंट से पहले प्रीपेड की लायबिलिटी है ना बेटा, प्रीपेड रेंट कितना, 300, 800, प्रीपेड सैलरीज 800। यार यार ऐसा नहीं करना कि सवाल के लाया मैंने उसमें भी गड़बड़ कर, कमीशन रिसीवेबल 300। अब ऐसे खत्म हो गए, अब कॉन्ट्रा, अलाउंसेस फॉर बैड डेट या अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 4,000। अकाउंट पेबल है, नहीं होगा क्योंकि ये सर्विस बिजनेस होगा तो शायद अकाउंट पेबल ना हो, लायबिलिटी सर्विस पेबल या फिर रेंट पेबल, रेंट पेबल, फिर उसके बाद अनअर्न्ड भी लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड कमीशन 700, और बस। अच्छा, अब जरा सा सुनो, एक मिनट बच्चों, छापने वालों एक सेकंड सुनो, तमाम एसेट्स और तमाम कॉन्ट्रा और लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गए। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, अब अच्छा क्या लगता कि अगर मैंने जैसा कहा कि कैश के बाद आप बेहतर होता कि कमीशन रिसीवेबल, अपने बात काटिएगा मत, मगर याद रखिएगा कैश के बाद क्या लिखना चाहिए, कमीशन। मैंने इसलिए कि बोर्ड पे आ जाए तो सबको समझा दूं। रिसीवेबल्स के बाद अगर सप्लाईज आना चाहिए, सप्लाईज के बाद प्रीपेड, अब ये दो प्रीपेड है तो दोनों प्रीपेड को एक दूसरे के साथ आना चाहिए, और सबसे लास्ट में आना चाहिए किसको, फर्नीचर। अब मत काटिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा इस तरतीब का ख्याल रखिए। सर ये जरूरी है सीक्वेंस में? बेटा देखो ना, मैं आपको समझा रहा था ना पहले भी कि हमेशा जब चार्ट ऑफ अकाउंट खोला जाता है तो बेटा उसकी तरतीब रखी जाती है, समझ गए ना। पहले हमेशा आप सुपर बोलो, जब भी पढ़ा है आज फर्स्ट ईयर से लेकर सबसे पहला अकाउंट कौन सा होता था, कैश। मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट लिखवाया हो या आपको किसी टीचर ने लिखवाया हो, सबसे पहले आपको कैश लिखवाया था, तो क्या वही नाजिल हुई है कि कैश लिखना, नहीं ना, कोई पुरानी आयत भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के एक सुन रहा है
कि हमेशा तरतीब एक रखी गई है और कोशिश की जाती है कि उसी तरतीब से लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगी तो हो सकता है ये नहीं कि बिल्कुल नंबर 0 होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप जब तरतीब से लिखेंगी तो आपके बारे में ये राय कायम होगी, कॉपी चेक करते हुए यार बच्ची को सब मालूम है कि वो तरतीब से, तो बेहतर होगा कि तरतीब से लिख लीजिए। अगर कोई एक तो आगे पीछे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी गलती की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी एक जुमला, इसके बाद बात खत्म हो जाएगी मेरी। फिर ओपनिंग एंट्री आपको आ चुकी होगी। लास्ट आइटम होता है कैपिटल। लेकिन आपको एक चीज जरा ख्याल रखना है कि जब आप यहां कैपिटल प्लेस करें तो चेक कर ले ड्राइंग है या नहीं। शायद इस सवाल में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ड्राइंग भी मौजूद होता है। दरअसल ड्राइंग क्या था? ड्राइंग ऑनर का, प्रॉफिट का विड्रॉल था। देखो पर्सनल यूज तो है, ये हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में 2 चीज इजाद कर दी गई कि ड्राइंग को बता दिया गया पर्सनल यूज, तो हम लोग सिर्फ पर्सनल यूज कहते हैं। लेकिन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग क्या है कि ऑनर का जो है विड्रॉल इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। एंटिसिपेशन का मतलब उम्मीद, यानी ऑनर बिजनेस से इस उम्मीद पर कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, पहले से प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता है। प्रॉफिट का विड्रॉल कहलाता है ड्राइंग। तो कभी भी इंटरव्यू में या कहीं टेस्ट में बैठो तो पर्सनल यूज को रट्टा मत लगाना, बोलना प्रॉफिट का पहले से विड्रॉल ड्राइंग कहलाता है। लेकिन ये ड्राइंग कब की होगी? पिछले साल की होगी, अगले साल तो अगली ड्राइंग होगी। इसलिए क्या किया जाएगा कि जब यहां पे कैपिटल की वैल्यू लिखने जाओगे तो उसमें से मस्ट क्या करना, माइनस कर देना जो भी ड्राइंग की फिगर हो। मसलन कैपिटल आ रहा था 1,10,000 और ड्राइंग की फिगर थी, फर्स्ट कर लेते हैं 10,000, तो 1,10,000 से 10,000 माइनस करके कैपिटल यहां लिखिएगा कितना? 1,00,000। लेकिन अभी यहां पर कैसे होगा कि आप अपने आप को चेक कर लीजिए। क्या चेक कीजिए? बजाय वहां से कैपिटल उठा के यहां प्लेस करने के, आप जरा ये तमाम डेबिट को प्लस कीजिए और क्रेडिट को माइनस करके कैपिटल निकालिए, ताकि अगर हम लिखने के दौरान किसी एक फिगर, क्योंकि जो आने वाला कैपिटल होगा ये वही कैपिटल होगा जो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चेक करने के लिए बता रहा हूं कि हमेशा आदत बना लीजिए कि कोई ऐसा ना हो कि गलती से हमने फिगर, कोई घर वाली पिछली क्लास वाली गलती के 300 मिलेगा, 400, 400 मिलेगा, 800 लिख दे। तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस कीजिए, देखिए कितना आ रहा है तेजी के साथ। क्रेडिट माइनस कर दीजिए उसमें से, डेबिट आ रहा है 14,300, ठीक है। अब कितना कम आ रहा है? क्या कीजिए आप नीचे देखिए, आपके पास प्रॉफिट होगा लिखा हुआ, जो भी अभी आपका कैलकुलेटर, उसी बैलेंस शीट के नीचे देखिए प्रॉफिट था। इसी फिगर को जो अब आपने माइनस करके निकाला है उसमें प्रॉफिट प्लस कर दीजिए। देखिए एग्जैक्ट कितनी फिगर आ रही है, तो वही फिगर आ रही है तो आपके ड्राइंग कैपिटल लिखा हुआ था वहां, देखिए बैलेंस शीट एग्जैक्ट वही फिगर आ रही है 10,000। तो क्या करना है? कैपिटल कैसे आएगा? अगर वैसे कहा जाए तो जो कैपिटल की अपनी फिगर है, सुनना भाई जो कैमरे वाले बैठे हैं, उसमें से ड्राइंग को क्या कर दोगे? माइनस, और प्रॉफिट को क्या कर दोगे? अब यहां ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि अगर सवाल में लॉस है तो उसे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। प्रॉफिट प्लस लॉस, तो वही फिगर आ जाएगी जो इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा। और नरेशन आप क्या लिखेंगे कि ये आपने टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंसेस, ये आपका ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बनेगी हमेशा। तो आज के बाद ये ओपनिंग बैलेंसेस का ये वाला हिस्सा याद रखिए कि इस तरह से ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर चलना है। अब एक और ट्रिक समझिए, देखिए वर्कशीट एक और चीज में हेल्पफुल है आपको, और
इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल करिएगा। अक्सर आपने देखा है ऐसे, बहुत हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर सवाल ऐसा होता था कि उसी की वर्कशीट भी बनानी होती थी और उसी सवाल को लेकर एडजस्टिंग और क्या बनानी होती थी, क्लोजिंग। अब एक और मैटर, क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको वर्कशीट हेल्प आउट कर सकता है। यानी अगर आपको मालूम है ना कि इनका भी अभी बात हुई कि क्लोजिंग एंट्री में कौन से अकाउंट होते हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। अब आप देखिए कि अगर आपने मेहनत करके वर्कशीट बना ली है तो क्लोजिंग एंट्री कितनी आसानी के साथ आपको वर्कशीट की मदद से आप उठा सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसी सवाल का, ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की क्लोजिंग एंट्री आपसे कहूं कि बनानी है तो आपको कोई बहुत ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए, नंबर 1 लिखिए और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट में लिखिए और अब आप अपने इनकम स्टेटमेंट के कॉलम को देखिए। अगर आप लोग सवाल निकाल लेंगे तो बड़ा आसान होगा, ये सब मिल जाएगा। लेकिन देख लीजिए इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में, सुन रहे हो, इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में जितने डेबिट के आइटम थे, याद है, वो सारे एक्सपेंस के आइटम थे। बस आप सिर्फ इतना कीजिए कि तेजी के साथ वो तमाम डेबिट के आइटम को यहां क्रेडिट में पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट, समझ रहे ना? कॉपी पेस्ट। कौन सा आइटम है सबसे पहले, जो भी है, ठीक है, लिख दीजिए रेंट एक्सपेंस। कितना अमाउंट है, 3600। फिर बोलिए क्या है, सैलरीज एक्सपेंस 4200। फिर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 4000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। बस ये हो गया पहला क्लोज। ये सारे डेबिट वाले लेंगे, इनका टोटल भी एग्जैक्टली वही होगा जो आपने वहां टोटल लिखा होगा। क्या नीचे टोटल कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन टोटल क्या लिखा था, 14100। दूसरी एंट्री में क्या कीजिए, क्या क्लोज होते हैं, रेवेन्यूज। अब आप देखिए इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में कौन सा आइटम है, एक वाहिद कमीशन इनकम होगा, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है तो कमीशन इनकम और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी एक ही आइटम है। कितना, 13600। अब आप खुद देख सकते हैं कि 14100 और 13600 का डिफरेंस जो बनता है लॉस है। तो लॉस की सूरत में आपकी क्या एंट्री बननी चाहिए, कैपिटल डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कितने का, 500 का, 500 का लॉस। तो क्या बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप वर्कशीट बना चुके हैं तो देखिए वर्कशीट आपको हेल्प आउट कर रही है। और आप जरा एक दफा आखिरी बात करते हुए कि आप कैसे करिएगा। फर्स्ट कीजिए आप हम जहां बैठते हैं और आप एक लकी लोग हैं कि आपको एक ही एडजस्टमेंट डेटा से, एक ही सवाल से वर्कशीट बनाने देखा आपने और अगले ही सवाल में था एडजस्टिंग और क्या बनाओ, क्लोजिंग बनाओ। आपने क्या करना है, किस तरह करना है, तो सबसे पहला आरामदार काम ये करिए कि एक जगह पर पहले एडजस्टिंग एंट्री बनाएं, क्योंकि वर्कशीट नहीं बन सकती जब तक आप एडजस्टिंग एंट्री साफ सुथरी से आप एडजस्टिंग एंट्री मेहनत करके बनाएंगे। उसके बाद मुमकिना पेजेस छोड़ दीजिए, इसके लिए क्लोजिंग के लिए, अगर रिवर्सिंग है तो रिवर्सिंग के लिए, अगर ओपनिंग है तो, और उसके बाद जाकर वर्कशीट को अटेम्प्ट कर दीजिए। जैसे ही वर्कशीट कंप्लीट हो जाए वापस आइए और तेजी के साथ अपनी क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका ज्यादा सा टाइम जो है वो क्या हो सके, सेव हो सके और आप आसानी के साथ चीजें कंप्लीट कर सके। तो क्या चीज हुई कि एडजस्टिंग एंट्री एक हमने बनाने के बाद देखिए क्या क्या चीजें सीखी, वर्कशीट सीख ली, रिवर्सिंग एंट्री सीख ली, ओपनिंग एंट्री सीख ली। बार दफा ऐसा भी है, फाइनल में सर्च कीजिएगा, एक दो दफा ऐसे सवाल आए हैं माजी में जिन सवालात में उन्होंने आपको वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट का कॉलम दे दिया। ठीक, वर्कशीट खुद बनाकर वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट का कॉलम दे दिया और उस कॉलम के अंदर उन्होंने कह दिया नीचे कैसे क्लोजिंग एंट्री बनाओ। तो क्या करना है, वही काम जो मैंने आपको सिखाया। बस याद रखिए कि इस वक्त जो है ये सर्विस बिजनेस है, मगर हो सकता है ट्रेडिंग और वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, बिगनिंग, एंडिंग, जिस तरह क्लोजिंग ने सिखाया है उस तरह से आपको करके ले आइएगा। ठीक है। उसी के बाद अगले स्टेप में उन्होंने एक बार लिया इनकम स्टेटमेंट बनाओ।
अब मैं अगली क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। तो वही डाटा जो इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में इस्तेमाल हो रहा है उसको प्रॉपर स्टेटमेंट की शेप में बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक दफा एक सवाल आया, उसमें बैलेंस वर्कशीट के बैलेंस शीट का कॉलम दे दिया और कहा ओपनिंग एंट्री बनाना और कहा प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना। यानी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सवाल तो आता ही है वो अपनी जगह, लेकिन बाज दफा वर्कशीट को आपके टेस्टिंग के लिए कि आपको कनेक्टिविटी पता है या नहीं पता है, इस तरह के सवाल भी आते रहे हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मुझे एयर याद है, आप लोगों ने मेरी वेबसाइट पर अगर गए हो तो वेबसाइट पे मैंने पास पेपर डाले हुए हैं। पास पेपर में लिख लीजिए 1994 और 1995 रेगुलर, ये 2 ईयर है और वो सॉल्व पेपर है पास, ये ध्यान में रखिएगा, वो सॉल्व किए हैं मैंने, ठीक है। सॉल्व इसलिए कि ये 2 ईयर में ये सवाल आए हुए हैं, एक ऐसा जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा गया और एक ऐसा जिसमें बैलेंस शीट देकर ओपनिंग एंट्री बनाने को कहा गया। तो आज यहां पे रोकते हैं, कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। लेकिन एक चीज प्लीज एंड प्लीज तमाम लोगों से कहूंगा, खास तुम लोग बेटा जिन्होंने क्लासेस मिस की है, वर्कशीट का जो सवाल है पढ़ के अच्छे से आना या देख कर आना वीडियो, और हो सके तो यही कि 2 सवाल अटेम्प्ट करके समझ गए, ताकि अच्छे तरीके से समझ सको। वरना सवाल अगर तुम लोग देखो मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन जब तक तुम करोगे नहीं ना तुम्हें प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। वर्कशीट भी 2005 से लेकर 2016 तक मैंने सॉल्व करके वेबसाइट पे डाली है, वहां से भी आप मदद ले सकते हैं अगर कभी मसला हो आपको। इसी तरह से आपको वो भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक सवाल दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वर्कशीट का, वो अगर हो सके तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें फॉर्मेट पूरा मौजूद है, ठीक है। कल इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करते हैं।